अस्सलामुअलैकुम दरअसल में खुश आमदीद NG 522 का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सिलेबस डिज़ाइनिंग जी। सबसे पहले टॉपिक पे आ जाएँ। टॉपिक नंबर 24 डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सिलेबस। अच्छा जी, अब उन्होंने इधर दो चीज़ें पहले कहा है कि करिकुलम, ये सिलेबस एंड करिकुलम, ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो कि कभी कभी हम एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब इंटरचेंजेबली भी ये इस्तेमाल होते हैं, कभी ये डिफरेंट भी होते हैं एक दूसरे से। काफ़ी जगहों पे ये एक दूसरे से डिफरेंट तस्वुर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेबस और करिकुलम की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनके अंदर डिफरेंस क्या है वो पता लगाएंगे। व्हाट इज़ अ करिकुलम, करिकुलम क्या होता है, इसका अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको कॉन्सेप्ट दूँ तो करिकुलम एक जो पूरे इंस्टीट्यूट का एक जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो आपके सामने रखा जाता है, वो करिकुलम होता है। मतलब कि जो आप प्रोस्पेक्टिव लेते हैं, जो आप प्रोस्पेक्टस लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो वो एक पूरा अपना गोल आपको बताते हैं ना कि जी हम इस तरह, हमारा इंस्टीट्यूट का ये गोल है, हम ये प्रैक्टिस करवाते हैं, ये हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हम इस तरह जी टीचिंग हमारा मेथड ये है, ये फलाना टमकाना, जो भी ज़मीन आसमान के खिलाबे वो मिला के आपको बताते हैं ना जी। ओवरऑल आपका जो अपना इमेज देते हैं अपने इंस्टीट्यूट का, वो जी आपका करिकुलम होता है। ठीक है कि जी सबसे पहले जी हमारा स्पोर्ट्स डे इस दिन होता है, फिर उसके बाद इतनी देर क्लासेस चलती हैं, फिर ये एक्टिविटीज़ भी हम करवाते हैं, फिर ये भी करते हैं, फिर वो भी करते हैं। सब पूरा जो साल का शेड्यूल या जो साल का जो भी वो एक अपना गोल बताते हैं या सिस्टम बताते हैं आपको अपने इंस्टीट्यूट का, वो जी आपका करिकुलम होता है। तो जी ये सारे MCQs हैं और एक ही चीज़ को उन्होंने डिफरेंट अल्फाज में रंग कर लिखा हुआ है। तो जी आपने ये MCQs पढ़ने हैं। ये जी देख लें, करिकुलम इज़ अ थियोरेटिकल डॉक्यूमेंट एंड रेफर्स टू द प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ इन एन एजुकेशनल सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। क्लियर है कि जी एक ये थियोरेटिकल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसमें जी वो आपको बताते हैं जी हम ये प्रोग्राम्स करवाते हैं, हम ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम का ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, या ये हम इस तरह चलते हैं, ये हमारे गोल्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो जी करिकुलम होता है। अ करिकुलम प्रोवाइड्स द ओवरऑल रैशनल फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा जी, अब जब उन्होंने कहा है कि अगर आप करिकुलम को डिफ़ाइन करने बैठे ना, तो आपको कुछ क्वेश्चन हैं जिसके ज़रिए आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो है एजुकेटिंग स्टूडेंट्स का पर्पस क्या है, आप ये डिफ़ाइन करते हैं अपने करिकुलम में। फिर जी काइंड ऑफ नॉलेज, कौन सी आप नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, आप कौन से ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, आप के टीचिंग मेथड क्या होंगे, आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है जो आप अपने बच्चों को देंगे अपने इंस्टीट्यूट में, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा, आप बच्चों को कैसे असेस करेंगे, कैसे क्या टेस्ट सिस्टम होगा, क्या एग्ज़ाम सिस्टम होगा जी। सारा ओवरऑल जो आपका एजुकेशन का सिस्टम होगा वो जी आपका करिकुलम कहलाता है। ये जी सेम ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए उनका जवाब इन्होंने ये दे दिया है। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, मतलब याद नहीं, कंसेप्ट ले सकते हैं या आप उन क्वेश्चन के ज़रिए भी। आपके एजुकेशन का गोल क्या है, आपके मुताबिक आपका जो है सब्जेक्ट टू बी टॉट, क्या आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं, क्या मेथड्स हैं, क्या मटेरियल है, क्या टाइम रिसोर्सेज आप लगाते हैं। मतलब वो लिखा होता है ना कि जी ये, जैसे अक्सर ही आप जब डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक पूरा उसका शेड्यूल देते हैं ना कि आपके इतने आवर्स हैं। जैसे ये अब आप BS इंग्लिश की डिग्री कर रहे हैं तो जी वो प्रॉपर आवर्स लिखे होते हैं ना कि जी इस एक सेमेस्टर के इतने आवर्स हैं, है ना। तो वो जी ये है, ये इसमें आता है। फिर जी असेसमेंट आती है कि इस तरह ये इंस्टीट्यूट असेस करते हैं बच्चों को। तो ये सारा जो आपके एजुकेशन का, जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो सारा जो सिस्टम होता है वो आपका करिकुलम कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? करिकुलम वर्स सिलेबस। अच्छा जी, यह अब डिफरेंस बताया है क्लियर। कैंडलन ने बताया है उसके मुताबिक जी जब आप एक अपने इंस्टीट्यूट का
कोई एक जनरल स्टेटमेंट बना के लोगों के सामने पेश कर देते हैं ना कि आपके इंस्टीट्यूट का क्या लर्निंग पर्पस है, क्या एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड करेंगे अगलों को, क्या आपका मेथड होंगे, एक जनरल स्टेटमेंट जब आप बना के दे देते हैं वो आपकी होती है करिकुलम। और जब आप सिलेबस करते हैं तो सिलेबस होता है मोर लोकलाइज्ड। MCQs, ये दोनों MCQs हैं, ये मोर लोकलाइज्ड होता है और इसमें सिलेबस में वो चीज़ आती है जो कि क्लासरूम के अंदर बच्चे को पढ़ाई जाती है। सिलेबस पता है ना क्या होता है, जो हमें कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वजह से हम सीखेंगे, हम लर्न करते हैं, वो चीज़ सिलेबस में आता है। तो ये जी मोर लोकलाइज्ड होता है। एक जनरल स्टेटमेंट क्या होती है आपके इंस्टीट्यूट की, जो आप दूसरों को इमेज देते हैं, वो जी करिकुलम होता है। उसमें आपके सारा सिस्टम आता है एजुकेशन का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, सॉरी, ठीक है। सिलेबस में क्या होता है, जो आपकी क्लासरूम में जो आपको लर्निंग के लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो जी सिलेबस में आता है। कंटेंट में एक्टिविटीज़ भी आती हैं, आपको वो टेक्स्ट भी आता है, जो सिलेबस क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह दी जाती हैं, ये दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ आ सिलेबस जी, अब जो मैंने आपको डेफिनेशन उसकी बता दी हुई है ना, कॉन्सेप्ट दे दिया, उसी को घुमा फिरा के उन्होंने आपको ये MCQs दिए हुए हैं। एट इट्स सिंपलेस्ट लेवल आ सिलेबस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज़ टू बी लर्नड। क्या लर्न करना है बच्चे ने, वो सिलेबस होता है, ठीक है। ये जी देखें, while a curriculum is a theoretical policy document, a syllabus is a guide for teachers and learners that indicates what is to be achieved through the process of teaching and learning। MCQs, curriculum क्या है, जनरल स्टेटमेंट है, theoretical document है, policy document है। syllabus क्या है, more localized है, और इसमें क्या है, आपका कंटेंट होता है जिसके ज़रिए आप सीखेंगे, ठीक है। सिलेबस ऑफ डेफिनेशन जी, आप ये एक ही बात को घुमा फिरा के लिखा है, बेहतर है आप इसे एक बार रीड आउट कर लें, ठीक हो गया। डिफाइनिंग सिलेबस डिज़ाइन जी, अच्छा जी, आपने बस एक बात याद रखनी है, सिलेबस डिज़ाइन में आप क्या करते हैं, द सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ कंटेंट एंड मेथडोलॉजी इज़ कॉल्ड सिलेबस डिज़ाइन। आप जी सिलेक्ट करना होता है, आपने ग्रेड करना होता है कंटेंट को जी, आपके कौन सी क्लास के लिए कौन सा सिलेबस आपको बनाना है, क्या सिलेक्शन होगी उसके लिए, क्या कंटेंट होगा और क्या मेथडोलॉजी होगी आपके सिलेबस की पास, ये सब कुछ डिसाइड करना और उसके मुताबिक सिलेबस बनाना इज़ कॉल्ड सिलेबस डिज़ाइनिंग। अच्छा जी, डिफाइनिंग सिलेबस डिज़ाइन, अब जी उन्होंने ना ज़रा क्या मैं कहूँ, दिमाग की दही के मुताबिक करने के लिए ना थोड़ा सा ऐसा करके डिफ़ाइन कर दिया। एक जी होता है एस्पेक्ट, स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, और एक होता है जनरल थियोरेटिकल एस्पेक्ट सिलेबस डिज़ाइनिंग का, ठीक है। स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आप इससे ये मुराद ले लें कि आपकी क्लासरूम में प्रैक्टिकली जो चीज़ें होंगी ना, वो इसमें वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। जनरल थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में जो आपका सिलेबस में जो आपको कंटेंट दिया जाएगा ना, जिस तरीके से आपको जिस रूल्स से लेके आपको चलेंगे, मतलब जो एक तो होती है ना थ्योरी, ठीक है, थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है ना, समझ लें ये थ्योरी है, इन आइडियाज़ के ऊपर चल के आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ठीक है। तो जी आपके सिलेबस का एक डिज़ाइन का एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या है जी, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जी, आप ये डिस्क्राइब करते हैं, या जो सिलेबस डिज़ाइनर होता है डिसाइड करता है हु व्हाट वेयर व्हाट पर्सन मटेरियल इक्विपमेंट आइटम्स सेटिंग्स जी, कौन ये सिलेबस पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, कौन सा वो पर्सन होगा, मतलब कौन से क्या एज होगी, क्या उसका माइंडसेट होगा, मतलब जो भी उसके स्टूडेंट की एज होती है उसका मुताबिक ही उसको सिलेबस पढ़ाया जाता है ना। क्या मटेरियल हम उसे प्रोवाइड करेंगे, क्या इक्विपमेंट उसे प्रोवाइड की जाएगी क्लासरूम में, आइटम्स क्या प्रोवाइड की जाएंगी, क्या सेटिंग होगी, क्लासरूम की सेटिंग होगी, जाहिर सी बात है। तो ये सब कुछ डिस्क्राइब किया जाता है
आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से क्या मुराद मैंने आपको बताया है, जो प्रैक्टिकली आपकी क्लास में चीज़ें होंगी उसमें ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा, क्यों पढ़ेगा, क्या मटेरियल्स होंगे, क्या इक्विपमेंट्स होंगी, क्या सेटिंग होंगी सब। फिर जी आ जाता है सीक्वेंस, किस सीक्वेंस से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, क्या पहले पढ़ाया जाए, क्या दरमियान में पढ़ाया जाए, क्या बाद में पढ़ाया जाए, ये सब कुछ डिसाइड होता है इसमें। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्लॉट, व्हाट आर द प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड रूटीन्स। ठीक है, एक सीक्वेंस से आप कैसे बच्चों को सिलेबस पढ़ाएंगे, या ये सिलेबस कैसे बच्चों को एक सीक्वेंस से पढ़ाया जाएगा। आप अन्यवाई तो नहीं ना सिलेबस बना देंगे कि जी पहले आप पूरा जुमले का बच्चे को स्ट्रक्चर सिखा दें और एंड पे जाके आप वोकैबुलरी सिखाएं। नहीं, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सीक्वेंस होता है कि पहले जी हम वर्ड मीनिंग करवाएंगे, देन हम क्या कहते हैं छोटे छोटे जुमलों की ट्रांसलेशन करवाएंगे, देन हम पूरा पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करवाएंगे। ये सीक्वेंस होता है ना। तो ये इस चीज़ में ये डिसाइड किया जाता है। देन चॉइसेस आ जाता है, व्हाट आर द चॉइसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, अल्टरनेटिव्स, डायलेमास एंड डिसीजंस। इसमें जी आ जाता है कि आप कुछ चॉइसेस पे गौर व फिक्र करते हैं अपने सिलेबस डिज़ाइन में। कि मतलब देखें ना कि मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ तो मैं ग्रामर के साथ क्या कर दूँ, मैं टेंसेस रख दूँ तो ये ज़रा आसानी हो जाएगी बच्चों को पढ़ाने में, रिलेट हो जाएंगी चीज़ें। इस तरह की आप चॉइसेस करते हैं, या कहीं पे आप कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं कि नहीं जी इसको अगर मैं साथ रखूँगा तो फिर मेरी दूसरी तरफ से सेटिंग ख़राब हो जाएगी। ये सारी ना दिमाग की दें करने वाली चीज़ें हैं। स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्लासरूम में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको डिज़ाइन करना कि कैसे प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी क्लासरूम में। इसमें जी डिस्क्रिप्शन आ जाती है आपके सिलेबस की कि कौन, क्यों, कैसे, क्या मटेरियल, क्या इक्विपमेंट, क्या सेटिंग उसमें होगी आपके सिलेबस डिज़ाइन पढ़ाने में। फिर जी सीक्वेंस होगा, फिर जी चॉइसेस आती हैं। फिर जी जनरल थियोरेटिकल एस्पेक्ट में जी वो आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट आते हैं जिनकी बेस पे आप अपना कंटेंट बनाते हैं, अपना सिलेबस डिज़ाइन करते हैं। इसमें जी सबसे पहले क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, व्हाट कॉन्सेप्ट्स अप्लाई, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं ठीक है, मैं ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो मैं इनका एक यूनिट बना के पहले ये पढ़ा देते हैं, फिर देन हम दूसरा यूनिट बना देते हैं, उसमें हम रिलेटेड चीज़ें रख देंगे। इस तरह जी ये होती हैं क्लासिफिकेशन में चीज़ें आती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल में क्या आता है, व्हाट प्रिंसिपल्स आर देयर, कॉज, इफेक्ट, मीन्स एंड मेथड एंड टेक्निक्स, रूल्स, नॉर्म्स एंड स्ट्रेटजीज। प्रिंसिपल में जी अब आपका ये जो सिलेबस आप जो कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं उस वो किस तरह, क्या मेथडोलॉजी के ज़रिए जो है आप अच्छी तरह बच्चे को लर्न करवा सकते हैं। मतलब एक कॉज इफ़ेक्ट है। कॉज इफ़ेक्ट में क्या होता है कि अगर आप बच्चे को एक कॉज देंगे ना, एक वजह देंगे, तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छी तरह आएगा, बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह लर्न करेगा। तो आप इस वे में फिर बच्चे को कंटेंट दे देते हैं, कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवा देते हैं जिसकी मदद से बच्चा बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है। तो जी ये भी कॉज इफ़ेक्ट में आता है। मेथड्स एंड टेक्निक्स आती हैं इसमें, क्या मेथड्स और क्या टेक्निक्स टीचर यूज़ करेगी, क्या रूल्स यूज़ करेगी, क्या नॉर्म्स होंगे, क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी, ये जी सारी इसमें आती हैं। इवैल्यूएशन में जी अब कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि जिनके मुताबिक इवैल्यूएट किया जाए, व्हाट काउंट्स एज गुड एंड बैड, बच्चा कब उस लेवल पे पहुंच जाए जिस पे कहा जाए कि हाँ भाई ठीक है ये सीख गया है। तो ये सारी चीज़ें जी आपके उसमें आती हैं सिलेबस डिज़ाइन में। आपका कंटेंट ग्रेडिंग, आपके असेसमेंट आपने कैसे करनी है अपने बच्चों की, आपने क्या मेथडोलॉजीज अपनानी है, सब कुछ आपका ये जो डिज़ाइनिंग आती है सिलेबस डिज़ाइन में आती है। ठीक है, बकाया इतनी इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको बता दिया। इतनी
परेशान होना नहीं है इसमें, ठीक है। आगे जी आ जाए जी एमसीक्यू जाते हैं। उनका कहना है कि जो सिलेबस होता है ना, ये एक आप समझ लें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का एक डॉक्यूमेंट होता है एंड विल ओनली बी पार्टली जस्टिफाइड ऑन थियोरेटिकल ग्राउंड्स एंड सो इज़ नेगोशिएबल एंड एडजस्टेबल। उनका कहना है कोई पत्थर पर लकीर चीज़ नहीं है कि भाई बन गई तो बन गई है जी, निगोशिएबल होता है। मतलब अगर कोई नई चीज़ सही बीच में बैठी तो हम उसे निगोशिएशन के ज़रिए बदल सकते हैं, उसे एडजस्ट कर सकते हैं, बच्चों की नीड के मुताबिक बना सकते हैं, ठीक है। It must harmonize the three contexts within which it is located। जी आपके सिलेबस को 3 चीज़ों के साथ मस्ट जी हार्मोनाइज होना चाहिए, उनके साथ ज़रूर, मतलब वो चीज़ें बीच में ज़रूर उनके मुताबिक ही आपका सिलेबस होना चाहिए, वरना आपका सिलेबस ख़त्म है। तो जी वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? वाइडर लैंग्वेज करिकुलम, जो आप अपने सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट का करिकुलम दे रहे हैं अपने उस सब्जेक्ट के हवाले से या अपने प्रोग्राम्स के हवाले से, आप जी सबसे ज़ाहिर सी बात है आपका सिलेबस उसके साथ रिलेट भी करना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि आपने अपने एजुकेशन की एक ज़मीन आसमान के खिलाबे मिला दिए हैं और अंदर आप सिलेबस कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है। फिर जी नेक्स्ट जी द लैंग्वेज क्लासरूम एंड द पार्टिसिपेंट्स विद इन इट। ज़ाहिर सी बात है फिर जी आपको जो जिस क्लास के लिए, जिस ग्रेड के लिए बनाया है, ज़ाहिर सी बात है फिर वैसे ही आपको उसी तरीके से पढ़ाना भी चाहिए बच्चों को। मेथडोलॉजी भी टीचर को वैसे ही यूज़ करनी चाहिए और एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए। ये तो नहीं ना होना चाहिए फिर के नहीं जी सिलेबस डिज़ाइन करवा के तो टीचर अपनी मर्ज़ी करती फिर रही है और इंस्टीट्यूट भी अपना मर्ज़ी करते फिर रहा है। फिर जी नेक्स्ट जी द एजुकेशनल एंड सोशल रियलिटी दैट द कोर्स प्लान इज़ सपोज टू सर्व। जी जो आपकी सोशल रियलिटी है, जो आपकी माशरे में काम होता है, जो कि आप रियल लाइफ में देखते हैं, उसके साथ भी रिलेट करना चाहिए आपके कोर्स को। ये तो नहीं है कि नहीं जी आपकी सोसाइटी में हाँ होती है और आपके सिलेबस में ना हो रही है। आगे आ जाएं जी टॉपिक नंबर 25 पे, कंसिडरेशन कॉमन टू ऑल सिलेबसेस। जब भी कोई सिलेबस बनाने लगते हैं तो जी ये सारी चीज़ें ज़रूर कंसीडर की ही जाती हैं। वो सबसे पहले नीड एनालिसिस जी, सबसे पहले जी नीड एनालिसिस किया जाता है कि बच्चों की क्या ज़रूरियात हैं, टीचर्स की क्या ज़रूरियात हैं, या ओवरऑल जो भी ज़रूरियात हैं जिनके मुताबिक सिलेबस वो डिज़ाइन करना है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं आपके सिलेबस के, क्या कंटेंट है जिसके मुताबिक आपने सिलेबस बनाना है, मतलब जिस स्टूडेंट को या जिस ग्रेड के लिए बनाना है उसके मुताबिक ही बनाना ना। ये तो नहीं है कि आप 5 क्लास के बच्चे को 10th का सिलेबस दे दें। तो कंटेंट स्पेसिफिकेशन भी होनी चाहिए, लर्निंग टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स आपकी होनी चाहिए, रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन लाजमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका स्कूल जी अपने तारीफ़ में ज़मीन आसमान के खिलाबे में रहा है और आगे आप सिलेबस में कुछ भी नहीं पढ़ा रहे। जो आप करिकुलम में क्लेम कर रहे हैं ना, वही फिर आपका सिलेबस भी क्लेम करना चाहिए। खैर होता तो नहीं है ऐसा, पर चलो। करिकुलम मैनेजमेंट जी, आपको फिर अपने कॉलेज या अपने स्कूल के जो करिकुलम का पूरा स्केड्यूल बना होता है, फिर उसके मुताबिक सिलेबस का भी उसी तरह मैनेजमेंट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जी मिड टर्म आ गया और आपका सिलेबस ही नहीं तब तक मुकम्मल हुआ, या आपने तब उतना सिलेबस ही नहीं बीच में डाला कि वो हो। व्यू में ऐसा कोई सीन नहीं है, फ़िक्र नहीं करनी आपने। वो आपको पढ़ाएं ना पढ़ाएं, आपने लाजमी 22 चैप्टर लाजमी करने होते हैं, ठीक है जी। और सारी ये चीज़ें होनी ही होनी हैं। और बस जी टॉपिक नंबर 26 पे आ जाए जी, डिकोटोमीज ऑफ सिलेबस। जी अब हम सिलेबस की इकसाम पढ़ेंगे, काइंड्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी काइंड सिलेबस की होती हैं। एनालिटिकल एंड सिंथेटिक सिलेबस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस। सबसे पहले जी आ जाए एनालिटिकल सिलेबस पे। एनालिटिकल सिलेबस में आपका वो सिलेबस जो लर्नर होता है उसकी नीड के मुताबिक
ऑर्गेनाइज किया जाता है। एनालिटिकल सिलेबस इज़ ऑर्गेनाइज इन टर्म ऑफ पर्पसेस। लर्नर का पर्पस क्या है, वो क्यों लैंग्वेज सीखना चाहता है, उसका पर्पस क्या है उस कोर्स को ज्वाइन करने का, तो उसके पर्पस के मुताबिक फिर सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है। और ये ज़्यादातर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड पे बनाया जाता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोला, The starting point of syllabus design is not the grammatical system of the language but the communicative purpose of which language is used. स्टार्टिंग पॉइंट जो इस सिलेबस में रखा जाता है वो ग्रामेटिकल सिस्टम नहीं रखा जाता कि बच्चे को ग्रामर सिखानी है या क्या सिखाना है। स्टार्टिंग पॉइंट उनका कम्युनिकेटिव पर्पस पे होता है कि बच्चा कम्युनिकेट कैसे करेगा, क्या उसे पहले सिखाना है कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ऐसा सिलेबस जो कि बच्चों की नीड के मुताबिक या पर्पसेस के मुताबिक डिज़ाइन किया जाए वो जी एनालिटिकल सिलेबस कहलाया जाता है। और इस सिलेबस में ज़्यादातर कम्युनिकेटिव मेथड आते हैं, कम्युनिकेटिव मेथडोलॉजी जो वो करते हैं टीचिंग की यूज़ वो आती है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं इन द टास्क linguistic knowledge that is built through the unit is applied to the solving of a communicative problem. ग्रामर पे इतना ज़ोर नहीं दिया जाता, बच्चे को ये प्रेफर किया जाता है कि वो जो एक प्रॉब्लम देने जा रहे हैं उसे एक कम्युनिकेशन पर्पस जो देने जा रहे हैं कि नहीं जी आपने ये ऐसे कैसे आपने कम्युनिकेट करना है, उसी के ज़रिए फिर बच्चा लैंग्वेज सीखे, अपनी लिंग्विस्टिक नॉलेज उसकी उसी के ज़रिए बढ़े। द कंटेंट इन द एनालिटिकल सिलेबस इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन, टॉपिक्स, आइटम्स एंड अदर एकेडमिक और स्कूल सब्जेक्ट्स। हाँ जी, वही बात आगे कि फिर एनालिटिकल सिलेबस में जब आपका कम्युनिकेटिव मेथड है तो फिर आपका कंटेंट क्या होगा, जाहिर सी बात है उसमें सिचुएशंस आप रखेंगे, टॉपिक्स रखेंगे कि मैंने बच्चों को कौन से टॉपिक देने हैं जिसके मुताबिक वो कम्युनिकेट करेंगे, जिसके ऊपर वो कम्युनिकेट करेंगे। आइटम्स एंड जो अदर एकेडमिक स्कूल सब्जेक्ट्स हैं उनके भी ज़रिए आप लैंग्वेज सिखाएंगे, ठीक है। सेकंड पे आता है सिंथेटिक सिलेबस जी। उनका कहना है जब आप लैंग्वेज को डिफरेंट पार्ट्स में करके स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं ना तब जी वो सिलेबस कहलाता है सिंथेटिक सिलेबस। सिंथेटिक सिलेबस इज़ द वन इन विच द डिफरेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज़ टॉट सेपरेटली एंड स्टेप बाय स्टेप इन एडिटिव फैशन। अलग अलग करके पार्ट्स को फिर आपको स्टेप बाय स्टेप एक एडिटिव एक प्रोग्रेसिव वे में आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है। जैसे कि आपको पहले दिन ही क्या कहते हैं पैराग्राफ नहीं देते थे, आपको पहले वर्ड मीनिंग सिखाएंगे, फिर आपको पूरा पैराग्राफ की रीडिंग करवाएंगे, फिर आपको टेंसेस सिखाएंगे, फिर देन आपको ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। इस तरह करके जैसे हमारे एजुकेशनल सिस्टम में हमें सिखाया जाता है वैसे इसमें करते हैं, ठीक है। सो दैट द लर्नर एक्विजिशन फेस अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल accumulation of parts unit until the whole structure of the language has been built। अलग अलग करके एक स्टेप बाय स्टेप करके तब तक बच्चे को सिखाते रहना है, तब तक जब तक वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सीख ना ले, उसे रट ना ले। ग्रामेटिकल क्राइटेरिया आर यूज टू ब्रेक द लैंग्वेज इनटू डिस्क्रीट यूनिट। हाँ जी, इसमें ना ग्रामेटिकल क्राइटेरिया जो है वो यूज़ किया जाता है लैंग्वेज को जी मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। हमें भी पता है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में हमें कैसे सिखाया जाता है, पता है ना, कैसे वो ग्रामर की छोटी छोटी चीज़ें हमें करके अलग सिखाते हैं। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, फिर जी आगे उसके आगे टेंसेस आ जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ सिखाते रहते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंथेटिक एंड एनालिटिकल सिलेबस जी, विल्किन ने ये डिस्टिंक्शन की है और ये एमसीक्यूज हो सकता है। डिस्टिंक्शन इसका क्या है? द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिंथेटिक एंड एनालिटिकल सिलेबस इज दैट द फॉर्मर views that nature of learning is additive while later views that the nature of learning is holistic, having regard to the whole of something rather than just a part of it। जो सिंपल उसने डिस्टिंक्शन कर दी है कि सिंथेटिक जो है वो ये उसकी ये थ्योरी है कि वो कहता है कि लर्नर इस तरह लर्निंग की ये नेचर है कि कोई भी आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप
कोई लर्निंग करते हैं ना, कोई चीज़ सीखते हैं तो ही आप उसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो एनालिटिकल है उसके सिलेबस की ये थ्योरी है कि नहीं जी, आप बजाय कि एक एक चीज़ को सेपरेट सीखने के, आप एक होलिस्टिक, एक मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं उसे सब चीज़ों को साथ लेके चलते। मतलब आप कम्युनिकेशन तो आपका एंड गोल है ना, कम्युनिकेशन करें आप, साथ में आप लैंग्वेज को भी लेके चलेंगे। क्या कि आपने खाली बस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को रट लेना है तो आपने कम्युनिकेशन नहीं करनी, ऐसा तो नहीं होगा फिर। तो एक जो है वो कहता है कि स्टेप बाय स्टेप आप सीखें, और एक कहता है नहीं जी, सब सारी चीज़ों को इकट्ठे लेके सीखो, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन है, और ये जी वैसे ही उन्होंने डिस्टिंक्शन कर दी है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस जी, अब एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस होता है, नाम से जाहिर है प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस। इस सिलेबस में बच्चा एट द एंड ऑफ द सिलेबस जो उसकी प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर ये सिलेबस जोर देता है। मतलब एक इनपुट उन्होंने देनी है, वो इनपुट जो मर्जी हो, एट द एंड रिज़ल्ट उन्हें बस चाहिए, जो प्रोडक्ट जो आउटकम निकलेगा वो ये उस पर जोर देता है, ये वाला सिलेबस, ठीक है। प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस जी, ये जी जाहिर सी बात है प्रोसेस पे ये ध्यान देता है। प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस फोकस ऑन द स्किल्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग लैंग्वेज। वो प्रोसेसेस, वो स्किल्स जिसके ज़रिए कोई लैंग्वेज सीखेगा लर्नर, ये उस पर ध्यान देता है, ये सिलेबस उस पर ध्यान देता है, ठीक है। अब जी हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस में जो सिलेबस आते हैं ना, हम वो पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रामेटिकल एंड फंक्शनल, नोशनल और प्रोडक्ट ओरिएंटेड एमसीक्यूज़। ये जो दो हैं ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस समझे जाते हैं। ग्रामेटिकल सिलेबस पे आ जाएं जी। ग्रामेटिकल सिलेबसिस इज़ अ सिंथेटिक सिलेबस एंड इट्स कंटेंट्स आर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। ये सिंथेटिक सिलेबस है। ग्रामेटिकल सिलेबस हमें पता है ना कि ऊपर ही हमने पढ़ा है कि अलग अलग करके सिंथेटिक में सिखाई जाती हैं चीज़ें, एक एडिटिव वे में, एक प्रोग्रेसिव वे में हमें सिखाई जाती हैं। तो फिर जो ग्रामर है वो किस तरह सिखाई जाती है, इसी वे में सिखाई जाती है ना हमारे एजुकेशनल सिस्टम में। तो जी ग्रामेटिकल सिलेबस क्या है, वो सिंथेटिक सिलेबस होता है, और उसके कंटेंट किस पे कौन से होते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं। जो भी जिन भी सेपरेट पार्ट्स को हमें वो सिखाते हैं, जैसे नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, जो भी हमें वो सिखाते हैं, उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि हमें जुमले बनाने आए, ऐसा ही है ना। तो जी ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिलेबस टाइप इन विच सिलेबस इनपुट इज सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल नोशंस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये जी मोस्ट कॉमन सिलेबस होता है, और इसमें जी सिलेबस में जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ना, वो आपके ग्रेड के हवाले से जो है प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि 5 साल के 5 क्लास में जी आपको वो बड़े बड़े जुमले बनाना नहीं सिखा देते, वो आपको फिर लिमिटेड वे में ही ग्रामर सिखाएंगे। तो ठीक है, सेकंड पे आ जाए जी द नोशनल फंक्शनल सिलेबस। नोशनल फंक्शनल सिलेबस का उनका कहना है ये ऐसी अप्रोच है जहाँ पे आपको ना सिलेबस आपको आपके टास्क के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है। नोशनल से मुराद है नोशन, तसव्वुर, आइडिया, फंक्शन, जो लैंग्वेज के फंक्शन आप अदा करेंगे। तो इसमें जी आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन जो आपके मटेरियल की होती है वो आपके आइडियाज़ या आपके फंक्शंस पर डिपेंड करता है कि टीचर आपसे पहले कौन सा फंक्शन अदा करवाना चाहती है लैंग्वेज का। मतलब वो कहती है, अब वो पहले ही दिन तो आपको पॉलिटिकल किस्म की डिबेट में तो नहीं घुसा देगी ना, जाहिर सी बात है। आपको वो सबसे पहले सिखाएंगे कि कैसे किसी से रिक्वेस्ट करनी है, कैसे किसी को परसू करना है, मतलब या किसी कोई आपसे रास्ता पूछेगा तो आपने उसे कैसे बताना है, कैसे गाइड करना है एक फ्लुएंट वे में। तो जी और आपने अपने आइडियाज़ कैसे अपनी टारगेट लैंग्वेज में बयान करने हैं, ये जी सारे ये इस तरह का ये फंक्शन सिलेबस होता है, सॉरी। तो जी ये सेम यही है। यहाँ पे एक MCQs देख लें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट नोशनल functionalism was initially associated with the cognitive type of learning theory, MCQs,
ठीक है। और ये दोनों सिलेबस प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं। एट द एंड ऑफ द लर्निंग जो प्रोडक्ट है उस पर फोकस किया जाता है कि बच्चे को जो वो टीचर्स रोल प्ले करवा रही हैं, जो भी करवा रही है, उसका एंड रिज़ल्ट ये है कि उसका मकसद पूरा हो जाए, उसकी लर्निंग, उसके लैंग्वेज सीखने का। ठीक है। प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस पे आ जाएं जी। ये जी पिछले भी हम जो डेफिनेशन इसकी पढ़ के आए हैं वही बार बार दोहराते जा रहे हैं इसमें। ये जी MCQs है कि प्रोसेस सिलेबस और प्रोसीजर सिलेबस को आप प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस भी कह सकते हैं। ठीक है। ये जी अगेन आगे उसकी डेफिनेशन ही है प्रोडक्ट ओरिएंटेड एवेल्यूएशन। जी अब जब आपका सिलेबस इस तरह प्रोडक्ट ओरिएंटेड है तो उसकी एवेल्यूएशन कैसे होगी? जाहिर सी बात है जो वो प्रोडक्ट निकलेगी उसी की बेस पे आप उसको इवेल्यूएट करेंगे। ठीक है ना। प्रोडक्ट ओरिएंटेड एवेल्यूएशन सीक्स टू असेस परफॉर्मेंस थ्रू अ फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट दैट शुड मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। पूरा साल पूरा कोर्स पढ़ कर एट द एंड ऑफ द कोर्स जो बच्चे का प्रोडक्ट निकलेगी, जो आउटपुट होगा, उसकी बेस पे इवैल्यूएशन होगी कि हाँ भाई सारा कोर्स पढ़ के बच्चा वो प्रोडक्ट निकाल भी पा रहा है कि नहीं। ठीक है ना। It is a summative and not a formative type of evaluation that could work as a short-term solution for specific project। जी ये जो होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड एवेल्यूएशन ये समेटिव होती है, मतलब पूरा साल पढ़ के जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो समेटिव टेस्ट कहलाते हैं या समेटिव एग्जामिनेशन कहलाते हैं। ठीक है। तो ये जो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट का आपका जो टेस्ट होता है या फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो समेटिव कहलाते हैं, और जो डे टू डे बेसिस पे आपके टेस्ट लिए जाते हैं या इस तरह रेगुलर वे में आपके टेस्ट लिए जाते हैं टू इवैल्यूएट योर प्रोग्रेस, वो जी आपके फॉर्मेटिव टाइप में आती है इवैल्यूएशन। ठीक है ना। और उसे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। प्रोसेस ओरिएंटेड इवैल्यूएशन जी अब जी जाहिर सी बात है जैसे प्रोडक्ट का है वैसे ही प्रोसेस ओरिएंटेड इवैल्यूएशन का है। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है, प्रोसेस में प्रोसेस को इवैल्यूएट किया जाता है कि आया कि बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है, जिस प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, वो उसमें सही भी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो उस प्रोसेस को सही स्टेप बाय स्टेप जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी को वैसे ही ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है ना। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप इंट्रैक्शन वेयर देयर इज़ इनपुट एंड आउटपुट एट ऑल टाइम्स बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। जी स्टेप बाय स्टेप इंट्रैक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में, एक स्टेप बाय स्टेप इंट्रैक्शन होता है और इसी की बेस पे इवैल्यूएशन होती है। टीचर जो है जो एक इंट्रैक्शन चल रहा है उसकी बेस पे फिर उससे इवैल्यूएट करती है कि ये जो प्रोसेस मैं करवा रही हूँ इसको, ये उसको सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर अगर वो सिखा रही है कि आपने किसी को कैसे रास्ता दिखाना है, आपने क्या कैसे गाइडलाइंस देनी है, एक इफ़ेक्टिव वे में कैसे कम्युनिकेट करना है, तो टीचर आपको मे बी आपसे पूछे तो फिर आप टीचर को ऐसे बताएंगे तो वो फिर आपके प्रोसेस पे, उस प्रोसेस पे आपके जो है इवैल्यूएट करेगी आपको। अच्छा जी उन्होंने कहा है कि प्रोसेस ओरिएंटेड एवेल्यूएशन में ना आपको गलती करना अलाउड किया जाता है कि ठीक है आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप पहले ही दिन कोई 30 मार खा नहीं बन जाएंगे। ठीक है ना। तो वो जी आप गलती कर सकते हैं। एक हम स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेज वाइज हम जा रहे हैं। एक पहली स्टेज है, एक दूसरी स्टेज है, एक तीसरी स्टेज है। आप पहले ही दिन तो नहीं पूरा आप रट सकते। टाइम एंड पेशेंस जो है वो इस जो है कोर्स की या इस सिलेबस की या व्हाटएवर, वो जी कोर वैल्यूज़ हैं टाइम और पेशेंस। जाहिर सी बात है आप प्रोसेस या स्किल सिखा रहे हैं बच्चे को तो आपको तो टाइम और पेशेंस दोनों की बहुत ज़रूरत है। डिफरेंस बिटवीन द टू अप्रोचेस जी अगर आप पीछे से डिफरेंस नहीं कर सकते तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। ये एक शॉर्ट वे में उन्होंने आपको एक इफ़ेक्टिव डिफरेंस बता दिया है उसका। ठीक है। तो जी ये इन दोनों का डिफरेंस है। नीचे सबसे इसकी लास्ट लाइन देख लें। द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोडक्ट राइटिंग इज़ एन एरर फ्री कोहेरेंट टेक्स्ट। जब आप प्रोडक्ट अप्रोच में आप
एट द एंड ऑफ द सेशन आपकी प्रोडक्ट निकलती है या आप जो प्रोडक्ट निकालते हैं जी, वो आपकी प्रोडक्ट जो होनी है वो एरर फ्री होनी चाहिए। इसी तरह जो भी आप सीखेंगे, अब यहाँ पे उन्होंने राइटिंग की मिसाल दी है कि अगर वो राइटिंग का आपको सिखा रहे हैं और आपके एंड पे राइटिंग की प्रोडक्ट निकल रही है, तो जी आपको फिर वो आपकी प्रोडक्ट एरर फ्री होनी चाहिए, कोहेरेंट टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। अगेन जी, अब उन्होंने इतना इसका कंपैरिजन करना है इस चीज़ का कि जब तक आपके दिमाग की दही नहीं हो जाती, उन्होंने कंपैरिजन करते रहना। तो अगर आपको जो कंपैरिजन आपको सूट करता है, आप वो बस दिमाग में रख लें। अगेन जी, ये दोनों फिर उन्होंने सिलेबस बताए हैं जो कि अलग अलग अप्रोच को, एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करता है और एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करता है। तो जी आपने अगेन उसको, इसका कंपैरिजन है। प्रोसीजरल सिलेबस पे आ जाए जी। प्रोसीजरल सिलेबस भी प्रोसेस सिलेबस, प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस पे बेस्ड है। ये जी प्रभु ने दिया और इसमें क्या होता है कि टास्क और एक्टिविटीज़ के अराउंड जी आपको के ज़रिए लैंग्वेज सिखाई जाती है। टास्क एंड एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइन दैट बट नॉट द लिंग्विस्टिक कंटेंट। लिंग्विस्टिक कंटेंट डिज़ाइन नहीं किया जाता इस सिलेबस में। इस सिलेबस में आपको ऐसे टास्क या एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं जिसके ज़रिए स्टूडेंट लैंग्वेज सीखेगा। लर्नर फोकस ऑन ट्राइंग टू सॉल्व द मीनिंग बिहाइंड द टेक्स्ट। लर्नर का किस चीज़ पे फोकस होता है कि वो लैंग्वेज नहीं सीख रहा, लैंग्वेज को जो उसका मीनिंग है लैंग्वेज का वो सीखे, उसको सॉल्व करे, उसे समझे, ठीक है। तो इसमें जी सिंपल जी आपका टास्क और एक्टिविटीज़ के ज़रिए आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, ठीक है। ये जी उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड टास्क रादर देन इन टर्म्स ऑफ ग्रामर और वोकैबुलरी, ठीक हो गया। अब जी ऐसे टास्क जो कि जिनके ज़रिए जो आपको लैंग्वेज सीखने में मदद करें, वो जी आपको सिखाए जाते हैं, जैसे कि सच एज़ यूजिंग द टेलीफोन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ड्राइंग मैप्स बेस्ड ऑन oral instruction, in performing actions based on commands given in the target language, giving orders and instruction to others। ये सारे ऐसे टास्क हैं जिसके ज़रिए आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, उसका मीनिंग बताया जाता है। टॉपिक नंबर 27 लैंग्वेज सिलेबस जी। अब आपने बस इसका ये याद रखनी है कि वैन एक था, ठीक है, उसने जी कंपोनेंट्स बताए जी लैंग्वेज सिलेबस के, ठीक हो गया। बस बकाया रीड आउट करना है तो वेल एंड गुड, नहीं करना तो फिर भी ठीक है। वही एक जो है होता है हर सिलेबस में, वही सब कुछ लैंग्वेज सिलेबस में भी है, ठीक है। टॉपिक नंबर 28 पे आ जाइए, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज सिलेबस जी। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जो ग्रामेटिकल सिलेबस या स्ट्रक्चरल सिलेबस होता है वो सिंथेटिक सिलेबस की कैटेगरी में आता है, मतलब सिंथेटिक अप्रोच की कैटेगरी में आता है, ठीक है। पर उसका एक फ्लॉ ये निकला उन्होंने, हाउएवर इन द सिंथेटिक अप्रोच टू सिलेबस मीनिंग अदर देन लेक्सिकल मीनिंग डिडंट प्ले आ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज जी। इसमें हमें ग्रामर सिखाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है, तो हम उस तरह के एक लैंग्वेज के एज अ होल मीनिंग को ना समझ ही नहीं पाते, तो ये इसका एक शॉर्ट कमिंग है। तो इसके फिर रिप्लाई में जी एक न्यू अप्रोच निकली, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की अप्रोच। दिस टाइप ऑफ सिलेबस इज देन ऑल्सो नोन एज द सेमेंटिक सिलेबस, MCQs, ठीक है। कि जी कम्युनिकेशन बच्चों को सिखाया जाए, एज अ होल लैंग्वेज का मीनिंग तो सिखाया जाए ना। वही जो ऊपर हम 2 अप्रोचेस पढ़ के आए हैं ना, एनालिटिकल और सिंथेटिक, उसी को आगे मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया है। उसी की बेस पे जो सिलेबस बने हुए हैं ना, उनको उन्होंने कर दिया हुआ है। और मेरी आवाज़ को इग्नोर करें, जितनी निकल रही है बस गनीमत जाने, ठीक है। एनालिटिकल अप्रोच पे ये अप्रोच बनी जिसमें जी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे बच्चों को लाया गया कि बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाई जाए, लैंग्वेज को एज अ होल उन्हें सिखाया जाए, ठीक है। तो जी अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एंड रॉजर्स द फोकस ऑफ दी सिलेबी वुड बी ऑन कम्युनिकेटिव
कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स इन लैंग्वेज यूज़ के लैंग्वेज का जो कम्युनिकेटिव और कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स है उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, उन्हें बच्चों को सिखाया जाए कि आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी सिचुएशन में करनी है, क्या कॉन्टेक्स्ट होंगे। और ये सिलेबस लर्नर सेंटर्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड है, मतलब इसमें बच्चों के ज़रूरियात के ऊपर ध्यान दिया जाता है। एक बच्चा आता है, उसने सीखनी है बिज़नेस कम्युनिकेशन, आप उसे बिज़नेस कम्युनिकेशन ही सिखाएंगे उसकी नीड के बेस पे, ठीक है। ये इसमें जी कम्युनिकेटिव अप्रोच पे 3 सिलेबस जो हैं वो बेस्ड हैं, द सिचुएशनल सिलेबस, द फंक्शनल नोशनल सिलेबस, द टास्क बेस्ड सिलेबस। सिचुएशनल सिलेबस मेरे ख्याल से हम ये पीछे पढ़ गए हैं, यहाँ मुझे याद नहीं है, बहरहाल मैं आपको एक शॉर्ट जो है इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। सिचुएशनल बेसिस जी, सिचुएशनल सिलेबस इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द टॉपिकल सिलेबस। इसे जी टॉपिकल सिलेबस के भी पास करार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टॉपिक्स की बेस्ड पे आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे कि एट द पोस्ट ऑफिस, बाइंग ऑन एयरलाइन टिकट और द जॉब इंटरव्यू। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सिचुएशन आपको दी जाती हैं, इन सिचुएशन पे फिर आप मदद से लैंग्वेज सीखते हैं, उसमें कम्युनिकेट करते हैं, रोल प्ले करते हैं, वट एवर जो भी। मेन इसका कॉन्सेप्ट ये है, सिचुएशन बेस्ड है, तो सिचुएशन आपको दी जाएगी जिसमें आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। द टॉपिक्स और थीमेटिक सिलेबस है सिमिलर MCQs। अच्छा जी, उनका कहना है इस अप्रोच में जो मेन कॉमन चीज़ है ना वो डायलॉग्स होते हैं। जो सिचुएशन आपको दी जाती है वो पहले दिन तो आपको धक्का नहीं लगा देते ना कि नहीं आपने बस खुद ही करना है, आपको वो पहले सिचुएशन एक टॉपिक देते हैं, देन आपको वो प्रिपेयर करते हैं उस चीज़ में कि आपने कैसे कम्युनिकेट करना है उस सिचुएशन में, तो फिर वो डायलॉग्स आपको देते हैं। तो इसमें जी मेन जो है वो डायलॉग्स है। यहाँ जी उन्होंने एक बात की है, येल्डन डिस्क्राइब एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशनल स्लेबी इन विच स्टूडेंट्स आर इनिशियली प्रेजेंटेड विद अ प्रॉब्लम सिचुएशन और इलस्ट्रेटिव सिचुएशन। ये जो सिचुएशनल सिलेबस है इसमें सबसे पहले बच्चों को एक प्रॉब्लम सिचुएशन या इलस्ट्रेटिव सिचुएशन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है सबसे पहले कि जी ये देखिए आपके पास सिचुएशन है। सबसे पहले इसमें ये है कि आपने इस तरह किसी से रिक्वेस्ट करनी है, फिर मिसाल के तौर पर ये जी आपके पास प्रॉब्लम है, यहाँ तो आपको वो प्रॉब्लम दिखाई जाती है, इलस्ट्रेटिव सिचुएशन आपको करते हैं आपके सामने, यहाँ फिर आपको वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स जी आप पता है क्या, सबको पता है क्या ज़मीन आसमान के खिलाफ हैं। क्रिटिसिज्म जी, फिर जी क्रिटिसिज्म को भी छोड़ दें, यहाँ पे उन्होंने एक बात की है, दिस प्रॉब्लम सिचुएशन इज़ देन फॉलोड बाय ड्रिल्स एंड इन्वेंशन एंड देन बाय प्रैक्टिस सिचुएशन। जब आपको प्रॉब्लम सिचुएशन से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, देन आपको डायलॉग्स दिए जाते हैं, ड्रिल्स करवाई जाती हैं कि आपने कैसे इस सिचुएशन से निकलना है, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, क्या ऐसी कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी अपनानी है जिसके ज़रिए आप फिर इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। देन फिर प्रैक्टिस सिचुएशंस आपको करवाई जाती हैं, ठीक है। ये MCQs है। आगे आ जाएं जी सेकंड सिलेबस पे, जो कि हमारा किसके नीचे, ये एनालिटिकल अप्रोच के नीचे आता है, द फंक्शनल नोशनल सिलेबस। जी सबसे पहले तो MCQs देख लें। इट इज़ द बेस्ट नोन ऑफ कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज टीचिंग सिलेबस टाइप्स। जी आज के दौर की जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज टीचिंग सिलेबस है ये उसमें शुमार किया जाता है और बेस्ट नोन है ये। सबसे पहले उनका कहना है जो ये इसके जो ये वर्ड है ये इसके तो मीनिंग समझ लेना, ये टर्म के मीनिंग तो समझ लें इस सिलेबस के। तो सबसे पहला क्या है बीच में, फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन जी अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं तो स्पीकर की जो इंटेंशन होती है ना वो जी फंक्शन होता है। मतलब आपने किसी को परसू करना है, किसी को कमांड करना है, रिक्वेस्ट करनी है, जो भी आपके बोलने का जो पर्पज़ होगा, जो वजह होगी, जो इंटेंशन होगी आपकी, वो जी आपका फंक्शन कहलाएगा, सिंपल, ठीक है। ये पर्सनल भी हो सकता है, इंटरपर्सनल भी हो सकता है, डायरेक्टिव भी हो सकता है, रेफरेंशियल भी हो सकता है और इमेजिनेटिव भी हो सकता है। पर्सनल से मुराद आपने ख़ुद का अपना कुछ एक्सप्रेस करना है, पर्सनली अपनी कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है। इंटरपर्सनल आपने किसी से इंटरेक्ट करना है, किसी से
बातचीत करनी है, कन्वर्सेशन जारी करनी है। डायरेक्टिव आपने किसी को डायरेक्टिव्स देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है। रेफरेंशियल आपने किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है। इमेजिनेटिव आपने कोई क्रिएटिव स्पीकिंग करनी है, जैसे कि स्टोरी सुनाना या इस तरह। ये जी सारे इस तरह आपके फंक्शन हैं। तो आपकी इंटेंशन या आपका पर्पस क्या है, वह आपका फंक्शन होता है। नेक्स्ट पे आ जाए नोशन। नोशन जी उस इंटेंशन के पीछे उसका जो मीनिंग है आपकी इंटेंशन का, वो जी नोशन कहलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने किसी को कमांड करनी है, ठीक है, कमांड आपका फंक्शन है। उस कमांड, अब वो अन्य तो नहीं ना आपने कमांड करनी होती, जाहिर सी बात है किसी को आपने कोई कमांड करनी है तो उसके पीछे कोई मकसद तो होगा ना आपका। तो वो जो मकसद होता है, जो मीनिंग होता है, वो आपका नोशन होता है। मिसाल के तौर पर अब जी क्या मैं मिसाल दूँ, क्लोज द डोर, ये जी आपने कमांड दे दी। अब ये आपका फंक्शन हो गया। अब वो फंक्शन जो है उसके पीछे जो मीनिंग है, जो उसका मकसद है, वो है नोशन। नोशन अब इसमें क्या होगा जी, हवा आ रही थी, शोर आ रहा था, दरवाज़ा बंद कर दो, लाइट आ रही थी, दरवाज़ा बंद। अब ये जो पीछे जी, ये जो पीछे का मकसद है आपके कमांड करने का जी, आपका नोशन है। तो उनका कहना है दस नोशन विल डिपेंड बेसिकली ऑन 3 फैक्टर्स: द फंक्शन, the elements in the situation and the topic which is being discussed. फंक्शंस जी आपके सब साइड सी बात है, जो आपका नोशन है वो आपके फंक्शन पे तो लाजमी बेस करेगा। एलिमेंट्स इन द सिचुएशन क्या है कि आपका क्या मैं कहूँ कि रोल क्या है एज अ स्पीकर। देखें ना, अगर आपके सामने कोई ऐसी बड़ी शख्सियत है, बुज़ुर्ग है, तो आप तो उसे कमांड नहीं कर सकते ना, आप फिर पोलाइटली उसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ये भी देखने पड़ते हैं सिचुएशन में। एंड द टॉपिक विच इज़ बीइंग डिस्कस, और आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। ये जी 3 चीज़ों पे बेस्ड करता है नोशन। अच्छा जी, एक्सपोनेंट। अब इन्होंने यहाँ पे एक और टर्म जो है वो इस्तेमाल कर ली है। उन्होंने कहा है एक्सपोनेंट इज़ इन ऑर्डर टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द अबव मेंशन्ड एलिमेंट्स। ये जो ऊपर दोनों एलिमेंट्स हैं, नोशन और फंक्शन, ये किसके इन दोनों के रिलेशनशिप किसके ज़रिए ज़ाहिर होता है, एक्सपोनेंट्स के ज़रिए। एक्सपोनेंट्स क्या है, वो अल्फाज, वो जुमले जिसके ज़रिए आप अपने फंक्शन या नोशन अदा करते हैं, ठीक है। जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या पूरे एज अ होल जुमले, जो भी आप तरीक़ेकार बोलने का इस्तेमाल करेंगे, जो आपके अल्फाज होंगे जो आप इस्तेमाल करेंगे, वो आपके एक्सपोनेंट्स कहलाएंगे। Exponents are the language utterances or statements which stem from the function, the situation and the topic, ठीक है। They are the language forms a speaker uses to express, to complete or realize a message, to indicate an awareness of elements in the situation, social roles, for example, which all influence the formality or informality of the conversation, and to keep to the topic when it is important to do so, as in the interview. पहले वाली बात आ गई, ये भी आपके जो है एलिमेंट्स पे, जो आपके सिचुएशन के में एलिमेंट्स हैं उस पर बेस करता है। देखें ना, आपके सामने बॉस है, बॉस के सामने आप गप्पे तो नहीं मारेंगे, आप एक फॉर्मल डिस्कशन होगी, आप उसे कमांड भी नहीं कर सकते, आप फिर उसे रिक्वेस्ट करेंगे, कैन यू प्लीज़ क्लोज द डोर, इस तरह। वो भी अगर वो आपके रूम से जाने लगेगा, आपके कैबिन से, ठीक है। तो ये जी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्सपोनेंट्स आपके अल्फाज, आपके बोलने का जो है तरीक़ेकार। नोशन आपके फंक्शन के पीछे का मीनिंग, फंक्शन आपके इंटेंशन, ठीक है। होप सो मैंने ये आपका जो है क्लियर कर दिया होगा इसका कॉन्सेप्ट। आगे जी आ जाएँ टास्क बेस्ड सिलेबस पे। जी पीछे भी हम ये पढ़ के आ गए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू स्केहन, अ टास्क इज़ एन एक्टिविटी दैट शुड अडेयर टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक टास्क को कुछ क्राइटेरियाज पे ज़रूर उतरना चाहिए। वो क्या है? मीनिंग इज़ प्राइमरी। आपका जो टास्क है वो आपको
मीनिंग तो देना, मतलब मीनिंग समझाया तो सही, आप वो टास्क कर रहे हैं तो वो मीनिंग पे फोकस होना चाहिए। मीनिंग इज़ प्राइमरी। देयर इज़ अ गोल विच नीड टू बी वर्क टूवर्ड, कोई गोल होना चाहिए जिसकी तरफ आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप वो टास्क कर रहे हैं, इतना आप खपत कर रहे हैं। द एक्टिविटी इज़ आउटकम इवेल्यूएटेड, जी एक्टिविटी जाहिर सी बात है फिर एवेल्यूएट तो होनी ही है। देयर इज़ अ रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप, जी आपका जो टास्क है वो आपके रियल वर्ल्ड एक्टिविटी पे बेस्ड होना चाहिए, या कोई फैंटेसी का रोल प्ले ना करना शुरू कर देना। अच्छा जी, अब जी क्या है ये तो एमसीक्यू से ही आपने खुद पढ़ना है। स्केहन ने क्या कहा है, स्केहन ने डिस्टिंक्श किया है, फ़र्क किया है टास्क बेस अप्रोच की फॉर्म्स में। एक उसने कहा है स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है, एक उसका कहना है वीक फॉर्म होती है। आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊंगी, इन्होंने इधर कुछ अजीब सा करके लिखा है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म टास्क बेस अप्रोच की ये होती है जिसमें टोटली टास्क पे फोकस किया जाता है, मतलब आपको टास्क दिया जाता है और उस टास्क के ज़रिए ही आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है कि अगर आप ग्रामर या वोकैबलरी में गलती भी करें या कुछ इस तरह का सीन हो जाए, कोई मसला नहीं है, आप टास्क पूरा करें। उस पर फोकस किया जाता है कि आपको टास्क करना है और वो आप टास्क अच्छे तरीके से कर लें, बकाया चीज़ें होती रहेंगी। तो टास्क में मेन फोकस होता है, लैंग्वेज पे इतना फोकस नहीं होता आपकी। जो वीक फॉर्म होती है टास्क बेस्ड अप्रोच की, उसमें जी बैलेंस्ड होता है, आपके टास्क और आपकी लैंग्वेज को वो साथ लेके चलते हैं। आपकी वोकैबलरी, आपकी ग्रामर पे भी वो टास्क के साथ साथ ही ध्यान देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी एमसीक्यू सा ड्रॉबैक, फिर वही बात है, हर चीज़ के किलाबे मिला के तो बाद में जी वही एक उनके पास क्रिटिसिज्म निकल आता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड टास्क बेस्ड सिलेबस, जी ये एमसीक्यूज़ है। डिफरेंस क्या है प्रोसीजरल सिलेबस और टास्क बेस्ड सिलेबस का? उनका कहना है प्रोसीजरल सिलेबस ना उनके लिए बहुत अच्छा है, जो कि मतलब इंग्लिश को ना बस एक सर्वाइवल के तौर पर सीखना चाहते हैं, एक रूटीन में, बस एक जैसे कहते हैं ना हमें कम्युनिकेशन करनी आ जाए, हमारी वोकैबलरी, हमारी ग्रामर सही हो ना हो, बस ये कि आ जाए इंग्लिश, एक समझ आ जाए, हम अपना मैसेज अगले को पहुंचा सकें, अगला हमें पहुंचा सके, हम समझ सकें। बस एक सर्वाइवल के लिए जो इंग्लिश है वो जो सीखना चाहते हैं, ये प्रोसीजरल सिलेबस उनके लिए बेस्ट है। जबकि उनका कहना है टास्क बेस्ड सिलेबस जो है ये उनके लिए आइडियल है, जो कि इंग्लिश को एज अ एकेडमिक गोल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो इसमें प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं अपने एकेडमिक गोल के लिहाज से। मतलब उन्होंने कोई ऐसी डिग्री चीज़ इस्तेमाल कर ली है जो जिसके लिए उन्हें फिर उस लैंग्वेज में या इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना है, ठीक है। अनदर डिफरेंस इज़ दैट प्रोसीजरल सिलेबस is works better with elementary and pre-intermediate students। ये जी प्रोसीजर सिलेबस एलिमेंट्री और प्री इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, जबकि टास्क बेस्ड सिलेबस इंटरमीडिएट स्टूडेंट और उससे अबव के लिए बेस्ट है। वही बात आ गई जिन्होंने सर्वाइवल के लिए, मतलब जिन्होंने का इतना है नहीं कि भाई ज़िंदगी मौत का मसला है, वो प्रोसीजर लेवल पे रहें, ठीक है। एलिमेंट्री और प्री इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, जबकि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स और उसके अबव जो लेवल है वो फिर टास्क बेस्ड सिलेबस पे आए कि उनको फिर अपनी डिग्री के हवाले से भी सीखनी पड़ेगी इंग्लिश। अच्छा जी, ये ना प्रभु ने एक आर्टिकल पब्लिश किया सेकंड लैंग्वेज पेडागोजी, उसमें 3 टास्क टाइप उसने बताई हैं और बस इसके नाम आपने दिमाग में रखने हैं और इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, रीजनिंग गैप एक्टिविटी, ओपिनियन गैप एक्टिविटी। इसमें जी बस मैं आपको एक लाइन का कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ जिनमें आप इंफॉर्मेशन आपने कैसे किसी से लेनी है, किसी को देनी है, कौन सी फॉर्म आपने की इंफॉर्मेशन आपने कैसे लेनी है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं ना वो जी इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। रीजनिंग गैप एक्टिविटी, आपने किसी चीज़ के पीछे की वजह कैसे जाननी है, क्या तरीक़ेकार होंगे, वो जी
सारी एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। ओपिनियन गैप एक्टिविटी, आपने अपना कैसे ओपिनियन देना है, आपने कैसे अपनी एक माइंडसेट बनाना है, ये जी सारी एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। क्राइटेरिया फॉर जजिंग द वर्ड्स ऑफ टास्क, की कोई भी ऐसा टास्क उसका क्या क्राइटेरिया है कि हाँ जी हम कह सकें ये अच्छा टास्क है, ये एक बेस्ट टास्क है। तो कैंडलिन ने जी ये क्राइटेरिया हमें बताया है। सबसे पहले उसका कहना है कि कोई भी टास्क आपको आपकी अटेंशन करवाए मीनिंग की तरफ, पर्पस की तरफ, निगोशिएशन की तरफ, कि मीनिंग क्या है, क्यों आप वो टास्क करने जा रहे हैं, पर्पस क्या है आपका, और इसके अलावा आपको रेलिवेंट आपका जो टास्क के साथ जो रेलिवेंट डाटा है उसकी तरफ भी अटेंशन करवाए आपका टास्क। फिर जी ड्रा ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द कम्युनिकेटिव नीड्स ऑफ लर्नर्स, जी आपका जो वो जो लर्नर है वो जो टास्क करने जा रहा है उसके आया कि वो करना चाहता भी है कि नहीं, उसकी नीड में वो चीज़ आ भी रही है कि नहीं। अगर वो बिज़नेस कम्युनिकेशन करने आया है, सीखने आया है, और आप उसे वो ABC पढ़ाने बैठ गए हैं, तो फिर यह तो नहीं ना उसकी नीड में आएगा। अलाउ फॉर फ्लेक्सिबल अप्रोचेस, जी आपका टास्क अलाउ करे कि आप फ्लेक्सिबल अप्रोचेस उसमें ब्लेंड कर सकें, कोई रिस्ट्रिक्टिव किस्म का टास्क ना हो, आप बीच में मुख्तलिफ मीडियम्स इस्तेमाल कर सकें, मुख्तलिफ प्रोसीजर उसमें इस्तेमाल कर सकें, फ्लेक्सिबल हो। और जी इसके अलावा जी और क्या है, अलाउ फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज ड्रॉन बाय द लर्नर्स, जी डिफरेंट सॉल्यूशंस को वो दे, इतना रिस्ट्रिक्ट ना हो कि एक ही सॉल्यूशन पे रहे। एक चीज़ के कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, आपने ये नहीं करना कि नहीं जी ओनली द वन राइट आंसर। इसी तरह जी अब शेवलॉन और स्टर्न ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमें दिए हैं जो उनका कहना है कि जब टीचर एक प्लान कर रही होती है ना, लेसन प्लान या टास्क प्लान कर रही है, तो उसे ये एलिमेंट्स कंसीडर करना चाहिए। वो क्या है जी, द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, आपका मकसद क्या है, क्या आप सब्जेक्ट है जो सिखाना चाहते हैं, जो कि मैटर आप सिखाना चाहते हैं अपने टास्क के ज़रिए। और मटीरियल, दोज थिंग्स द लर्नर विल ऑब्जर्व और मैनिपुलेट, आपका क्या मटेरियल आप देंगे बच्चे को जो जिसके ऊपर उसने काम करना है, जो उसने टास्क करना है जिसके ऊपर। इसके अलावा जी ये भी द यूजुअल सारे पीछे हम पढ़ के आए हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक बार रीड आउट करना है आपने। सिलेबस डिज़ाइन पे नीड एनालिसिस पे आ जाएंगी। जब हमने पीछे भी पढ़ा, जब सिलेबस डिज़ाइन करने लगते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है नीड एनालिसिस। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी सिलेबस डिज़ाइन शुड बी नीड एनालिसिस, कि वो डिज़ाइन जब करना शुरू करते हैं तो बच्चों की जो नीड्स हैं उनको एनालिसिस किया जाता है। ये फ़र्स्ट स्टेप होता है किसी भी सिलेबस के डिज़ाइनिंग का। नीड एनालिसिस में क्या होता है, नीड्स को एनालाइज़ किया जाता है। जो सिलेबस जिन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा, उनके जी नीड्स को एनालाइज़ किया जाता है कि वो क्यों इस कोर्स को लेना चाहते हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं जो वो इस कोर्स को लेने में मजबूर हो गए हुए हैं। तो जी सिंपली नीड एनालिसिस में जो बच्चों की ज़रूरियात है उनका एनालिसिस किया जाता है, फिर उसके मुताबिक सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है। नीड एनालिसिस स्टेप्स इंक्लूडेड इन्वॉल्व क्या है जी, डिसाइडिंग द पर्पस ऑफ अ नीड एनालिसिस, आपका पर्पस क्या है नीड एनालिसिस का, क्यों आप बच्चों की ज़रूरियात का एनालिसिस करना चाहते हैं। आपने कोई सिलेबस डिज़ाइन करना है, आपने कोई रिसर्च करनी है, आपने क्या आपका पर्पस है नीड एनालिसिस का। द यूज़र्स ऑफ नीड एनालिसिस, जो आप जिन का करने जा रहे हैं नीड एनालिसिस, वो फिर सेकंड स्टेप आता है कि आप किन लोगों को या आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है जिनकी आपने नीड का एनालिसिस करना है। फिर जी प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग नीड एनालिसिस, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके ज़रिए आप लोगों की या जिन भी आपके यूज़र्स हैं उनकी नीड्स का एनालिसिस करेंगे। प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, आपने जो ये डाटा कलेक्ट करना है या जिस तरह भी आपने ये डाटा लेते हैं रिसर्च में भी या एनालिसिस जब करते हैं तो किस तरह डाटा लेते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह सर्वेज़ वगैरह इस तरह करते हैं ना, तो फिर ये सारे प्रोसीजर्स उसमें आते हैं, तो ये सारे स्टेप हैं। टॉपिक नंबर 29 पे आ जाए जी, नीड्स एनालिसिस एज द फर्स्ट स्टेप इन सिलेबस डिज़ाइन। जी उनका कहना है
कोई भी चीज़ या कोई भी सिलेबस डिज़ाइन करने से पहले ना कोई ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जो कि लाजमी कंसिडर किए ही जाते हैं। वो ये कि हु वी टीच, हम किसे पढ़ा रहे हैं, हाउ टू टीच एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट टू टीच। ठीक है, फिर जी आ जाए जी ये एक मिनट, यहाँ से ये होना, नीड असेसमेंट रिक्वायर्स द स्पेसिफिक एग्जामिनिंग ऑफ बोथ ए द प्रेजेंट सिचुएशन एंड बी द टारगेट सिचुएशन। जब आप नीड एनालिसिस करते हैं या नीड असेसमेंट जो होती है वो दो चीज़ों का मुआयना करती है, एग्जामिन करती है स्पेसिफिकली। एक ये कि बच्चे की करंट जो है सिचुएशन क्या है, या किसी भी चीज़ का जब आप करने बैठते हैं नीड एनालिसिस, करंट सिचुएशन क्या है, कौन सी करंट स्टेज पे है वो। ठीक है, और जो टारगेट सिचुएशन है उसको क्या चाहिए, बच्चे को क्या नीड है उसकी, उस सिचुएशन के एनालिसिस करते हैं। एक करंट और एक जिस टारगेट सिचुएशन पे उसने पहुंचना है, उन दोनों सिचुएशन का एनालिसिस नीड एनालिसिस में किया जाता है। तो जी ये अब नीचे जो इन्होंने बताया है ये सारे ऐसे एनालिसिस हैं जो कि वो नीड एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, एक वो जो कि करंट सिचुएशन है बच्चे की, एक वो जो जिस टारगेट सिचुएशन पे बच्चा जाना चाहता है ये। ठीक है, तो ये बस आपने एक बार रीड आउट कर लें तो बेहतर होगा, नहीं तो ठीक है ऐसे भी। ये जी MCQs है कि जब आप बच्चे के सोशल बैकग्राउंड का भी नीड एनालिसिस में आप करते हैं, उसका पता लगाते हैं। तो पेयर अप जब आप करने लगते हैं, और पेयर और ग्रुप वर्क विद स्टूडेंट्स ऑफ अ हायर सोशल स्टेटस में बी कंसीडर्ड इंटिमिडेटिंग बाय सम लर्नर्स के जी जब आप देखते हैं ना कि बच्चा मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता है और आप किसी उसे एलीट क्लास के साथ पेयर अप कर देंगे तो मे बी फिर लर्नर पे इफ़ेक्ट होगा, लर्नर इंटिमिडेट हो जाएगा, उससे नहीं सही तरह याद कर पाएगा। तो ये सारी नीड एनालिसिस में चीज़ें आती हैं, ये MCQs के तौर पे मैंने आपको बताना था। नीड एनालिसिस में फिर जी आता है डाटा कलेक्शन। फिर कैसे डाटा कलेक्शन किया जाता है मैंने आपको पहले भी बताया। इंटरव्यू भी बच्चे का फेस टू फेस ले सकते हैं, क्वेश्चनेयर भी हो सकता है, रिटन क्वेश्चनेयर उसे दे सकते हैं, सर्वे भी हो सकता है। यहाँ पे जो उन्होंने एक बात कही है, वन मस्ट रिमेंबर एट दिस पॉइंट हाउ एवर दैट एन इंटरव्यू इज़ हाईली सब्जेक्टिव। उनका कहना है कि इंटरव्यू चाहे फेस टू फेस होता है पर वो हाईली सब्जेक्टिव होता है। मतलब कि मे बी वो जो बच्चा है वो कह रहा है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने ये चीज़ सीखनी है, मेरी ये नीड है। ठीक है, अब वो जिस इंस्टीट्यूट या जिस चीज़ के लिए वो चीज़ सीखना चाहता है ना, वो कोर्स ले रहा है, मे बी वो मैच ना करे, उस इंस्टीट्यूट को कुछ और चाहिए, बच्चा कुछ और समझ रहा हो, तो मे बी उनकी जो ज़रूरियात हैं वो मैच ना करें। तो ये हाईली सब्जेक्टिव होता है। और उनका कहना है काफ़ी सारे बच्चों को वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें चाहिए ही क्या, यही स्पेशली यंग चिल्ड्रन, मतलब उन्हें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए। उन्हें लगता है उस टाइम पे कि हाँ भाई हमारी ये नीड है, हमें ये सीखना है, पर मे भी बाद में वो बोर हो जाए या क्या हो जाए व्हाटएवर। तो ये हाईली सब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप जो वो लर्नर है, आप उसके कोलीग से कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई इनको क्या कहाँ गैप्स हैं इनकी लैंग्वेज में, या कहाँ इनको इनकी नीड क्या है, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, और आप या तो उसे कोई रिव्यू मांग सकते हैं कि जी बताएं इस चीज़ का रिव्यू दें। तो वो अगर सही उसकी दिमाग की हालत होगी तो वो रिव्यू दे देगा, फिर देख लेना खुद ही। बहरहाल बस आपने एक बार पढ़ लेना बस। और शुक्र है ये भी लेसन ख़त्म हुआ। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।